वेलकम स्टूडेंट्स। एमडीसी फिलोसॉफी के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में है। सबसे पहले हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं और हर एक हिंदी के यूनिट के बाद इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप उसे लिख लीजिएगा। देखिए, जो पहला इकाई है, जो पहला यूनिट है वो है तत्वमीमांसा का परिचय। इसमें दो पार्ट और हैं, तत्वमीमांसा का स्वरूप एवं विषय क्षेत्र, परम तत्व के स्वरूप संबंधी सिद्धांत। उसके बाद गुणात्मक सिद्धांत, भौतिकवाद, अध्यात्मवाद और संख्यात्मक सिद्धांत में एक तत्ववाद, द्वैतवाद और बहुतत्ववाद है। आइए समझते हैं आखिर ये क्या है और किस तरीके से हम इसे एग्जाम में लिख सकते हैं। व्याख्या दिया गया है यहाँ पे। तत्वमीमांसा जो है वो वेदांत दर्शन की एक प्रमुख शाखा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वेदों के महत्वपूर्ण तत्वों को अध्ययन करना है। यानी कि तत्वमीमांसा जो है ना, वो किस दर्शन से लिया गया है? वो वेदांत दर्शन से लिया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वेदों के महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उसको अध्ययन करना। इसमें आत्मा, ब्रह्म, जगत, ईश्वर, मोक्ष जैसे विषयों का गहरा अध्ययन होता है। तत्वमीमांसा ने वेदों के ज्ञान को समझाने के लिए विचारधारा, न्याय और विचार के माध्यम से उन्हें व्याख्या करने का प्रयास किया है। तो सीधा सीधा इतना समझ लीजिए कि तत्वमीमांसा जो है वो वेदांत दर्शन की एक प्रमुख शाखा है और इसका प्रमुख काम होता है वेदों के महत्वपूर्ण तत्वों का अध्ययन करना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उसके बाद क्या है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है तत्वमीमांसा, जिससे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। अच्छा, ये वेदांत दर्शन भी कहते हैं, तो सीधा सीधा बात है कि तत्वमीमांसा वेदांत दर्शन भी कहलाता है। भारतीय दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है। इसका मुख्य स्वरूप वेदों के तत्वों को अध्ययन करना और उनके अर्थ को समझना है। इसमें आत्मा और ब्रह्मा के बारे में जोर दिया जाता है। तत्वमीमांसा के विषय क्षेत्रों के वेदों के अध्ययन के लिए न्याय, विचारधारा, वेदांती ग्रंथों के अध्ययन का समावेश होता है। इसमें ब्रह्मसूत्र, उपनिषद द्वारा व्याख्यान किए जाने वाले वेदांती ग्रंथों और शंकराचार्य के भाष्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस दर्शन में आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, जगत के सृष्टि, स्थिति, लय के विषयों पर गहरा विचार किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसे मेटाफिजिक्स बोलते हैं। और मेटाफिजिक्स वो होता है जिसमें समझ लीजिए कि विज्ञान अगर किसी नियमों को, कोई ऐसे रूल होते हैं जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि आखिर ये कैसे होता है, तो उसे वो तत्वमीमांसा या फिर मेटाफिजिक्स कह देता है ना। तो फिजिक्स से जो अपर लेवल का होता है, जिसे प्रूव नहीं किया जाता है, तो वो होता है मेटाफिजिक्स, है ना। फिजिक्स जिसे आप प्रूव कर सकते हैं और मेटाफिजिक्स जिसे आप प्रूव नहीं कर सकते या फिर बहुत कठिन है। तो ये है तत्वमीमांसा। अगर बात करते हैं परम तत्व के स्वरूप संबंधी सिद्धांत में, वेदांत दर्शन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वेदांत दर्शन के अनुसार परम तत्व या ब्रह्म एक अनंत, अचल, निर्मल सत्य है जो सबके अधीन है और संपूर्ण जगत का आधार है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि परम तत्व के स्वरूप के सिद्धांत में यह भी उल्लेखनीय है कि आत्मा और ब्रह्म एक है। जब हम अपने अंतर्मन की प्रवृत्तियों को संयमित करते हैं तो हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आत्मा, इसके अलावा मोक्ष की बात की गई है। तो हालांकि विज्ञान इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है या कहीं भी कभी इसे नकारने की कोशिश करता है, तो इसलिए इसे वो मेटाफिजिक्स कह देता है। ठीक है, तो अंग्रेजी वाले स्टूडेंट आप लोग को याद रखना है कि मेटाफिजिक्स जो है वो विज्ञान जिस तत्व को या जिन चीज़ों को, जिन विचारधाराओं को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है या फिर प्रूफ नहीं होते हैं, तो वो उसे मेटाफिजिक्स की कैटेगरी में डाल देता है। तो परम तत्व के स्वरूप की सिद्धांत ये में भी ये उल्लेखनीय है कि आत्मा, ब्रह्म एक हैं और जब हम अपने अंतर्मन की प्रवृत्तियों को संयमित करते हैं तो हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समस्त विविधता और विभिन्नता ब्रह्म के अभिव्यक्ति के रूप में मानी जाती है और यह सच्चा ज्ञान समझने के माध्यम से प्राप्त होता है। यह सिद्धांत मानता है कि ब्रह्म एकमात्र सत्य है और बाकी सारी वस्तुएं माया है। ठीक है, आपने ये बात कई बार सुना होगा कि ये संसार मोह माया है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन तत्वमीमांसा से लिया गया है। ये मतलब संसार को जो है मोह माया मानता है और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है इसके अनुसार। ठीक है, बाकी सब कुछ क्या है? मोह माया है। गुणात्मक सिद्धांत एक विचारधारा है जो भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच समाधान प्रस्तुत करती है और इस सिद्धांत में माना जाता है कि सत्य दो तत्वों से मिलकर बनता है, भौतिक तत्व और आध्यात्मिक तत्व। हम लोग जो जो चीज़ देख पाते हैं, जिनका हम लोग उपयोग कर पाते हैं, ठीक है, वो भौतिकवाद होता है और जो जो चीज़ को हम लोग महसूस करते हैं वो होता है अध्यात्मवाद। तो जो भौतिक और आध्यात्मिक तत्व क्या होते हैं? जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, खा सकते हैं, वो आपका भौतिक तत्व हो गया और वे जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं वे हो गए आध्यात्मिक तत्व। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भौतिकवाद या भौतिक तत्व संबंधी विचारधारा मानती है कि जगत का सत्य शरीर है। जाहिर सी बात है, आप
देख सकते हैं, प्रकृति पंचभूतों में पाया जा सकता है, ये भौतिक दृष्टिकोण है। लेकिन अध्यात्मवाद ये मानता है कि जगत का सत्य, ये घर संसार, ये शरीर नहीं है, ये सब एक रचना है, एक माया है। असली तो है वो है आत्मा, चैतन्य, ईश्वर, ये सारे के सारे असली हैं, ठीक है। और इसके कारण ही इन सब का जन्म हुआ है। तो ये बात बता रहा है। गुणात्मक सिद्धांत में ये बताया गया, जैसे हम लोगों ने पढ़ा गुणात्मक सिद्धांत भी है। गुणात्मक सिद्धांत में ये विश्वास है कि भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक दूसरे से अलग नहीं है, वरन दोनों के मिलने से सत्य का संपूर्ण विवरण होता है। तो गुणात्मक सिद्धांत क्या मानता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो कौन सा सिद्धांत है जिसमें दोनों, ठीक है, कौन कौन सा भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को एक माना है, वो है गुणात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। ये दोनों को जोड़ता है और इससे जगत के सत्य का पूर्ण, मतलब गुणात्मक सिद्धांत कहता है कि जगत पूर्ण रूप से, आप जगत को तभी जान सकते हैं जब आप भौतिकवाद का भी अध्ययन करेंगे, है ना। आप भौतिक और यानी फिजिकल और स्पिरिचुअल, फिजिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी दोनों आपको उसको जो है स्टडी करना पड़ेगा। यानी कि भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप दुनिया को समझ सकते हैं। संख्यात्मक सिद्धांत 3 विभिन्न दृष्टिकोणों द्वारा जगत को समझने का प्रयास करता है। ये 3 दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? एक तत्ववाद, द्वैतवाद और बहुतत्ववाद। एक तत्ववाद ये मानता है कि जगत में सभी वस्तुएं एकमात्र ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं। पहला वाला मानता है कि दुनिया में ब्रह्म सबसे महत्वपूर्ण है और उसी से सारी चीज़ें प्रकट हुई है। दूसरा, द्वैतवाद ये मानता है कि जगत में 2 वास्तविक हैं, एक है ईश्वर, एक है जीवात्मा, और इस दृष्टिकोण में व्यक्ति और परमात्मा के बीच अलग अलग मतलब अलगता बोल सकते हैं, स्थायी माना जाता है। और बहुतत्ववादी सिद्धांत मानता है कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से ये जीव, प्रकृति, देवता, ईश्वर, वस्तुएं एक साथ सब अस्तित्व रखती हैं। तो ये संख्यात्मक सिद्धांत है, ठीक है। तो दोनों सिद्धांत में आप खुद जो है समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों में कौन इंपॉर्टेंट है। गुणात्मक सिद्धांत कहता है कि जगत जो है भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का मिश्रण है, और संख्यात्मक सिद्धांत कहता है कि जगत में 3 प्रकार के जो है 3 प्रकार से उसे समझ सकते हैं, एक तत्ववाद, द्वैतवाद और बहुतत्ववाद। अब देखिए ये चीज़ पूरा का पूरा इंग्लिश में यहाँ से दिया गया है, ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट जो है आप कमेंट करते हैं कि सर ये जो है इंग्लिश में भी इसका दीजिए, तो ये देखिए इसके इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जो विद्यार्थी अंग्रेजी में लिखते हैं वो अंग्रेजी में लिखेंगे, और जो हिंदी में है वो हिंदी में उसको लिखेंगे। अंग्रेजी में सेम चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन टू मेटाफिजिक्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ मेटाफिजिक्स, थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है, क्वालिटेटिव थ्योरीज, मटेरियलिज्म एंड आइडियलिज्म, और क्वांटिटेटिव थ्योरीज, मोनिज्म, डुअलिज्म एंड प्लुरलिज्म, ठीक है। वही पॉइंट्स है कि तत्वमीमांसा का परिचय दीजिए, उसका जो है प्रकृति बताइए, उसके क्षेत्र बताइए, ठीक है। और इस प्रकार से जो है उसके बारे में दिया गया है साफ साफ कि मेटाफिजिक्स इज ए मेजर ब्रांच ऑफ Vedanta philosophy whose main object is to study the important elements of the Vedas. In this there is a deep study of subject like Atma, Brahma, Jagat, Iswar and Moksha. Metaphysics has tried to explain the knowledge of the Vedas by means of ideology, justice, and thought to interpret them. Metaphysics, also known as Vedanta philosophy, is a major branch of Indian philosophy. Its main form is to study the element of Vedas and understand their meanings. It also emphasizes the study of the soul and Brahman, which are the way to attain salvations. तो ये चीज़ें बताई जा रही है कि देखिए किस प्रकार से जो है ये जगत सत्य नहीं है, ब्रह्म ही अंतिम सत्य है, ये मेटाफिजिक्स के अनुसार मान। बाकी जो चीज़ें हैं ये वही चीज़ें हैं जो कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट है। आपको जो मैंने समझाया है वो यही भी इंग्लिश में भी उसको लिखा गया था, ठीक है। तो इसको अलग से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आप इसको समझ जाइएगा। ये देखिए आप इसे लिख लीजिएगा, जो भी इंग्लिश भाषा के विद्यार्थी हैं यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जो अपना एग्ज़ाम लिखते हैं आप इसे लिख लीजिएगा। और अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे यूनिट की तरफ, जो कि है क्या, 2 ज्ञान मीमांसा का परिचय, ज्ञान मीमांसा का स्वरूप एवं समस्या, ज्ञान के स्रोत संबंधी सिद्धांत जिसमें बुद्धिवाद, अनुभववाद आता है और एक कहता है प्रमाण। इसको भी इंग्लिश में समझेंगे, पहले हिंदी में समझ लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश भाषा के विद्यार्थियों आप पहले से समझ लीजिए, फिर इंग्लिश वाला आपको जो है वहाँ से लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है इसको समझिए ध्यान से, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ज्ञान मीमांसा भारतीय दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है जो वेदांत दर्शन के साथ मिलकर वेदों के ज्ञान और उसके विचार का अध्ययन करती है, ठीक है।
तो तत्व मीमांसा के बाद हम लोग आ गए ज्ञान मीमांसा में। इसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों के पश्चात के विचार करती है, जबकि न्याय मीमांसा पूर्व मीमांसा है। ठीक है, तो उत्तर मीमांसा किसे बोलते हैं? ज्ञान मीमांसा को। और न्याय मीमांसा को कहते हैं पूर्व मीमांसा, जो वेदों के कर्मकांडिक अनुष्ठानों का अध्ययन करता है। तो न्याय मीमांसा क्या करता है? वेदों के कर्मकांडिक अनुष्ठानों का अध्ययन करता है। ज्ञान मीमांसा वेदों के ज्ञान की व्याख्या करता है। जाहिर सी बात है, ज्ञान की व्याख्या करता है। इसमें ब्रह्मसूत्र उपनिषद द्वारा व्याख्यान किए जाने वाले वेदांती ग्रंथों, शंकराचार्य के भाष्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान मीमांसा ने वेदों के महत्वपूर्ण तत्वों का अध्ययन करने का प्रयास किया है, जिसमें आत्मा, ब्रह्मा, जगत, ईश्वर और मोक्ष जैसे विषयों पर गहरा विचार होता है। ज्ञान मीमांसा के दर्शन में आत्मा ब्रह्मा एक हैं और विश्व की असली सत्यता जो है वो ज्ञान अनुभूति द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान मीमांसा का ये मानना है। ज्ञान मीमांसा की कुछ समस्याएं भी हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है आपका वेदों के भाष्य को समझना, यानी वेदों का जो भाषा है वो समझना और व्याख्या करना कठिन हो सकता है क्योंकि वेदांती ग्रंथों में विषय बहुत गहरा होता है। सेकंड, ज्ञान मीमांसा जो है वो वेदों के अध्ययन के लिए उच्च स्तर की शिक्षा और विद्वता की आवश्यकता होती है, जो सभी के लिए संभव नहीं है। तीसरा, यह दर्शन भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों को मिलाने की कोशिश करता है, जिससे कुछ लोगों के लिए संयोज्य नहीं हो सकता। इसमें अध्यात्मवाद के सिद्धांतों को समझने के लिए विचारधारा और तर्क की विशेष आवश्यकता होती है, जो नए विद्वानों के लिए समझने में बहुत कठिन हो सकती है। यह समस्या इस दर्शन को समझने को चुनौतीपूर्ण बनाती है, लेकिन इसके अध्ययन के से विश्वास किया जा सकता है कि जगत के सत्य का अध्ययन करके मनुष्य अपने असली ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। यानी कि मनुष्य अगर जगत का अध्ययन करे, उसके सत्य का, तो असली ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के स्रोत संबंधी सिद्धांतों में दो प्रमुख दृष्टिकोण आता है। एक आता है बुद्धिवाद, एक आता है अनुभववाद। तो बुद्धिवाद क्या है और अनुभववाद क्या है समझते हैं। बुद्धिवाद या ज्ञानवाद में ज्ञान का स्रोत बुद्धि या मन कहलाता है। यानी बुद्धिवाद में जो ज्ञान का स्रोत है वो बुद्धि या फिर मन कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे ज्ञान और अनुभव मन के द्वारा होते हैं। मन संवेदना, भावना, अनुभव का मुख्य स्रोत होता है और ज्ञान इसके परिणाम से प्राप्त होता है। अनुभववाद में ज्ञान का स्रोत अनुभव से होता है और इस सिद्धांत के अनुसार सबसे उच्च ज्ञान और सत्य को व्यक्ति अपने अनुभवों और अंतरंग अनुभूतियों से प्राप्त करता है। यह मन की अलौकिक शक्ति या सामर्थ्य को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे व्यक्ति ने अपने अनुभवों के माध्यम से सत्य को प्रत्यक्ष करता है। यानी कि सीधा सीधा समझ लीजिए कि बुद्धिवाद में जो होता है, व्यक्ति जो है अपने बुद्धि से ज्ञान अर्जित करता है, सोच के, कल्पना करके, ठीक है। और जो अनुभववाद है उसमें व्यक्ति जाकर उस जगह को एक्सपीरियंस करके, खुद से वो काम करके उस चीज़ को अनुभव करता है, ठीक है। तो ये दोनों सिद्धांत हैं और ये दोनों सिद्धांत जो है हम लोग के ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं। ज्ञान का जो है वर्गीकरण दो भागों में होता है। एक होता है प्रमा, एक होता है अप्रमा। प्रमा का मतलब वो ज्ञान होता है, ठीक है। प्रमा का मतलब कौन सा ज्ञान होता है उसको समझते हैं पहले। प्रमा का मतलब वो ज्ञान होता है जो सत्यापन के योग्य होता है, ठीक है। आसानी से याद रख सकते हैं, वो ज्ञान जिससे आप सत्यापित कर सकते हैं, जिसमें कोई संदेह नहीं होता है, वो प्रमा होता है। और अप्रमा वो ज्ञान होता है जिसमें संदेह होता है, जिसे आप सत्यापित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसे आप सत्यापित प्रूफ कर सकते हो वो प्रमा होता है, जिसे आप प्रूफ नहीं कर सकते वो अप्रमा होता है। इस प्रकार ज्ञान का वर्गीकरण प्रमा और अप्रमा में होता है, जो ज्ञान की सत्यता और विश्वसनीयता को दर्शाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नॉलेज हैं जिसे आप प्रूव कर सकते हैं, जिसे नहीं प्रूव कर सकते, तो इन दोनों को प्रमा और अप्रमा कहा जाता है। एक आता है आपका प्रमाण। प्रमाण क्या है? प्रमाण जो है संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रमाणीकरण या सत्यापन। ये एक विचारधारा है जिससे हम ज्ञान की सत्यता और विश्वसनीयता को मापते हैं। प्रमाण जो है प्रमाण जो है ज्ञान को अनुमान, उपमान और शाब्दिक प्रमाण के तीन रूपों में वर्गीकृत करता है। अनुमान से भी जो है प्रमाण के रूप में माना जा सकता है। अनुमान प्रमाण या अनुमान तर्क और विचारधारा के आधार पर ज्ञान को सत्यापित किया जा सकता है, ठीक है। इससे पूर्व ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव, नियमों के अनुसार तर्क दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि कोई चीज़ अनुमान कर लेते हैं कि आज बारिश होगी और बारिश हो गया, तो ये क्या होता है? ये एक हम लोग का अनुमान पर आधारित था, लेकिन अनुमान जब सत्य हो जाता है तो वो अनुमान के आधार पर वो उसका प्रमाण बन जाता है। उसके बाद हो गया आपका उपमान। अनुमान के बाद क्या हो गया? उपमान। उपमान प्रमाण या उपमान एक तत्व के लिए दूसरे तत्व के साथ तुलना करके अगर हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे बोलते हैं उपमान, तुलना करके, ठीक है। ये ऐसा हुआ तो ये भी ऐसा होगा, ठीक है।
तो जैसे कि मान लेते हैं कि उस दिन हम लोग ऐसे समझते हैं कि ऐसा बादल, काले बादल दिखे थे तो बारिश हुआ था, तो उस आधार पे हम लोग और कहते हैं कि अब काले बादल दिखे हैं तो अब बारिश होगा। तो ये जो हम लोग तुलना कर रहे हैं ये हो गया उपमान। शाब्दिक प्रमाण क्या होते हैं? शाब्दिक प्रमाण ये शास्त्रीय प्रमाण, शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से हम लोग को जो सत्यता का जो प्रमाण मिलता है उसे बोलते हैं शाब्दिक प्रमाण, है ना। ग्रंथों के अध्ययन से जो मिलता है, इन तीनों प्रमाणों के माध्यम से हम ज्ञान की सत्यता की जांच करते हैं और अपने ज्ञान को विश्वसनीय बनाते हैं। प्रमाण विचारधारा दर्शाती है कि ज्ञान को तर्क, तुलना और शास्त्रीय ग्रंथों के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके अंग्रेजी पार्ट में। अंग्रेजी में क्या क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, जी ठीक है, ज्ञान मीमांसा। नेचर एंड प्रॉब्लम ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, थियोरीज अबाउट द सोर्स ऑफ नॉलेज। रैशनलिज्म एंड इम्प्रेसिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज इन प्रमा एंड अपरमा, और लास्ट में आता है प्रमाणा। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है जो हम लोगों ने भी पढ़ा। एपिस्टेमोलॉजी इज ए मेजर ब्रांच ऑफ इंडियन फिलोसॉफी विच टुगेदर विथ वेदांता फिलोसॉफी स्टडीज द नॉलेज एंड थॉट ऑफ द वेदास। इट इज ऑल्सो कॉल्ड उत्तर मीमांसा बिकॉज इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ वेदास, while न्याय मीमांसा is पूर्व मीमांसा which studies the रिचुअल्स ऑफ द वेदास। तो इपिस्टेमोलॉजी और के बारे में बताया गया है यहाँ पर, और उसके बारे में जो जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है, ये देखिए फॉलोइंग द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इपिस्टेमोलॉजी की कुछ प्रॉब्लम्स जो हम लोगों ने पढ़ी वो चीज़ यहाँ पे अंग्रेजी में है, आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। और ये हम लोगों ने रैशनलिज्म के बारे में पढ़ा और इम्प्रेसिज्म के बारे में पढ़ा, और नॉलेज के बारे में परमा और अपरमा के बारे में जिसे आप प्रूव कर सकते हो वो परमा है। ठीक है, देखो साफ साफ लिखा है, परमा इज सेड टू बी नॉलेज विच इज़ केपेबल ऑफ वेरिफिकेशन और विच इज़ देर इज नो डाउट। ठीक है, और अपरमा में क्या बोल रहे हैं? प्रूव बी फॉल्स और विच हैज़ डाउट, जिसमें डाउट होता है। और इसके बाद आप लोगों ने प्रमाण के बारे में पढ़ा। ठीक है, और प्रमाण के बारे में पढ़ने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। आते हैं इकाई 3 में। तो इकाई 3 में अभी तक हम लोग ने इकाई 2 और इकाई 1 को कंप्लीट कर लिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में। ठीक है, अब हम लोग इकाई 3 को समझेंगे। और इस प्रकार से हम लोग जब कोई चीज़ों को समझते हैं तो याद रखिएगा एग्ज़ाम में हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, क्योंकि हम लोग उस पूरे सिलेबस को जो है एक शॉट में देख लेते हैं, एक नज़र हम लोग दौड़ा लेते हैं। मतलब कि एक नज़र दौड़ा लीजिए इस पूरे सिलेबस पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है और आप उसे कैसे बनाएंगे। अब आते हैं हम लोग नीति शास्त्र में। ठीक है, देखिए पहली इकाई में क्या था? तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। सेकंड वाला में क्या था? ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। और यहाँ पर जो है आ गए हम लोग नीति शास्त्र में। ठीक है, तो नीति शास्त्र का स्वरूप और क्षेत्र, प्रयोजनवादी नीति शास्त्र जिसमें सुखवाद, उपयोगिता, क्रमवादी नीति शास्त्र की बात हो रही है, और भारतीय नीति शास्त्र का विकास जिसमें रीत एवं सत्य, ऋण एवं यज्ञ, योग एवं आश्रम व्यवस्था और कर्म सिद्धांत के बारे में बात की गई है। ये हमारा अंतिम इकाई है। इसको समझने के बाद ये लेक्चर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। व्याख्या में सबसे पहले आते हैं। नीति शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो नैतिक, न्याय, शिष्टाचार और राजनीतिक व्यवहार से संबंधित विभिन्न नियमों की विवेचना करता है। ठीक है, ये नियमों के बारे में बताता है कि कौन नियम कितने सही है, कौन सा काम करना कितना सही है। ये विभिन्न प्राचीन भारतीय शास्त्रों में से एक है जो विशेष रूप से अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के विषयों को सम्मिलित करता है। नीति शास्त्र के लेखक का विवाद अभी भी है, लेकिन उपनिषद, महाभारत और अर्थशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि चाणक्य जो है नीति शास्त्र के प्रमुख रचयिता हैं। इसको लेकर भी विवाद होते हैं। ये शास्त्र आज भी नैतिक और राजनीतिक विचार के लिए महत्वपूर्ण है। नीति शास्त्र का स्वरूप नैतिकता, न्याय, शिष्टाचार और राजनीतिक व्यवहार से संबंधित विभिन्न नियमों को विवेचना करना होता है। ये शास्त्र व्यक्तियों और समाज के लिए उचित और न्यायपूर्वक व्यवहार के मार्गदर्शन करता है, और इसके माध्यम से लोग अच्छे और सदी व्यवहार का पालन करते हैं और समाज में न्याय की स्थापना करने के लिए शिक्षित होते हैं। तो नीति शास्त्र क्या होता है? ठीक है, तो जो नीति शास्त्र है ये जो हम लोग कहते हैं कि समाज में ऐसे होना चाहिए, लोगों को अच्छे तरीके से रहना चाहिए, समाज को विकसित करने के लोगों का संयम और लोगों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, इस प्रकार की जो बातें होती है ये बातें नीति शास्त्र के तहत आती है। जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, जब आप बड़े बड़े ऑफिसर पद की तैयारी करेंगे तो आपको नीति शास्त्र पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस पद पर जा रहे हैं तो आपके अंदर जो है वो एथिक्स होने चाहिए। ठीक है, वो नीतियाँ होने चाहिए जिससे कि आप किसी क्षेत्र के लोगों को चला सकें, प्लस आप उन लोगों के अंदर जो है इस प्रकार की नीतियों को लागू कर सकें जिससे कि एक अच्छा माहौल तैयार हो।
नीतिशास्त्र एक क्षेत्र विशाल है और इसका क्षेत्र विशाल है और इसमें विभिन्न विषय शामिल हो जाते हैं, चाहे शिक्षा, धर्म, व्यापार, समाज, हर जगह नीतिशास्त्र है। और नीति से क्या होता है, कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से चलता है। प्रयोजनवादी नीतिशास्त्र, सुखवाद, उपयोगिता और क्रमवादी नीतिशास्त्र विभिन्न दृष्टिकोणों से नीतिशास्त्र के विशिष्ट प्रासंगिकता और प्रयोजन को बताते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रयोजनवादी नीतिशास्त्र। तो ये नीतिशास्त्र संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए प्रयोजन के महत्व पर जोर देता है। इसमें संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न सुख, समृद्धि, खुशहाली को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये प्रयोजनवादी है जिसमें संसाधनों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स की बात हो रही है, जिसे अच्छे तरीके से ऐसे करके मैनेज करना है कि सुख, समृद्धि, खुशहाली इसको बढ़ाया जाए। सेकंड है सुखवाद। सुखवाद नीतिशास्त्र जो है ये भी सुख, आनंद, खुशियों को मानव जीवन को उद्देश्य और प्रमुख लक्ष्य मानता है और व्यक्ति और समाज के सुख को सुनिश्चित करने के लिए इन नीतियों का विकास करता है। थर्ड है उपयोगिता। उपयोगितावादी नीतिशास्त्र उपयोगी और फलकारी नीतियों के प्रति जोर देता है, जिससे ज़्यादा हम लोग को जो है फल की प्राप्ति हो। इसमें क्रियाशीलता और नैतिकता को संबोधित किया जाता है, जिसमें व्यक्ति समाज के लाभ के लिए नीतियों का उपयोग करता है। कर्मवादी नीतिशास्त्र की अगर बात करें तो कर्मवादी नीतिशास्त्र ज्ञान, कर्म और कर्तव्य के महत्व को जोर देता है। इसमें कर्मों के विशिष्ट फल के आधार पर नीतियों का निर्धारण किया जाता है। तो ये हो गए नीतिशास्त्र के कुछ पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सभी नीतिशास्त्र के प्रतिभागी और प्रयोजनवादी, सुखवाद, उपयोगिता और कर्मवादी नीतिशास्त्र विचार नीतियों के प्रबंधन और समृद्धि के लिए अहम दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। भारतीय नीतिशास्त्र का विकास रीत और सत्य के अधीन होता है। अब यहाँ पर रीत और सत्य के बारे में हम लोग समझेंगे। ये बताया जा रहा है कि भारतीय संस्कृति में नीतिशास्त्र का विकास वेद, स्मृति और शास्त्र और इतिहास ग्रंथों के माध्यम से हुआ है। रीत का मुख्य अर्थ होता है धर्म और न्याय, जबकि सत्य ने नैतिकता और सच्चाई की ओर इशारा किया है। तो रीत और सत्य की अगर बात करें तो रीत का मतलब होता है धर्म या न्याय और सत्य में नैतिकता और सच्चाई। अगर धर्म में सच्चाई हो, नैतिकता हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए बताया गया रीत और सत्य। ऋण और यज्ञ की अगर बात करें तो दो प्रमुख भारतीय नीति शास्त्रों में दो हैं। ऋण नीति द्वारा ऋण लेने और चुकाने के नियमों की बात की गई है, जो समाज की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है। यज्ञ नीति के द्वारा धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित किया गया है, जो समृद्धि, शांति और समरसता का संरचना करते हैं, ठीक है। तो यज्ञ नीति क्या करता है, धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित करता है, जिसमें कि समृद्धि, शांति और समरसता का संरचना होती है। और ऋण नीति क्या होती है, ऋण लेने और चुकाने के नियमों को पालन किया जाता है। इसके बाद योग और आश्रम व्यवस्था की अगर बात करें तो योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का माध्यम होता है और आश्रम व्यवस्था जो होता है वो वृद्धाश्रम, गृहश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के माध्यम से जीवन के विभिन्न चरणों का संचालन करता है, ठीक है। तो देखिए आश्रम व्यवस्था के बारे में पहले हम लोग का यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो आश्रम व्यवस्था होती है इसके तहत क्या होता है कि एक होता है उसका बाल आश्रम जब वो पढ़ता है, ठीक है। सेकंड होता है उसका गृह आश्रम जब वो विवाह वगैरह कर लेता है। थर्ड होता है कि वो संन्यास पे चला जाता है, वानप्रस्थ, और उसके बाद फाइनली में वो सन्यासी बन जाता है। तो इस प्रकार के 4 आश्रम माने जाते हैं भारतीय समाज, भारत के पुराने ग्रंथों में, जिसके तहत एक होता है कि आपका बचपना जिसमें आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। और सेकंड होता है कि जब आप घर गृहस्थी चलाते हैं। थर्ड होता है कि जब आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए वनों में चले जाते हैं। और फोर्थ होता है जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो आप वो लोगों को प्रचार करते हैं। तो ये जो है ये 4 आश्रम हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कर्म सिद्धांत की अगर बात करें तो नीतिशास्त्र का एक आम अंश है जिसमें कहा गया है कि अपने कर्मों का निष्काम भाव से पालन करना चाहिए और कर्मफल में आसक्ति नहीं रखना चाहिए कि मैंने ये काम किया तो इसका मुझे ये मिलेगा। तो ये कह रहा है कि निष्काम कर्म कीजिए, मतलब कि आपको क्या करना है, कर्म तो करने हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है आपका उसका इंग्लिश इंट्रोडक्शन टू इथिक्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ इथिक्स, टेलियोलॉजिकल इथिक्स, हेडोनिज्म, यूटिलिटरिज्म, और इसके बाद डेंटोलॉजिकल इथिक्स है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इथिक्स। इसमें रीत, ऋण एंड यजना, योग एंड, इसमें है आपका क्षेम और पुरुषार्थ है, आश्रम है, और यहाँ पर है व्यवस्था, लॉ ऑफ एक्शन। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। पॉइंट को यहाँ पे आराम से और छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में बताने की जो है कोशिश की गई है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, वो चीज़ आप अच्छे तरीके से याद कर सकें। ये सारी चीज़ें अंग्रेजी में है जो हम लोगों ने पढ़ा है, और इसे आप लिख लीजिए और इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो गया। तो फ़िलॉसफ़ी जो है वो, अगर आपका एमडीसी में आपने फ़िलॉसफ़ी रखा है तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए था।
और हिंदी में हो या फिर अंग्रेजी में, दोनों ही माध्यमों में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।